दोनों हाथ उठा के बोले नेताजी अमर है, नेताजी अमर है। नेताजी अमर है, अखिलेश भैया जिंदाबाद। साथियों, आज 12 दिवसीय विधा कार्यक्रम का समापन समारोह में हजारों की संख्या में जुटे समाजवादी साथियों और मंच पर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के युवा नेता माननीय अखिलेश यादव जी और सामने आयर की धरती पर जुटे हुए आयर गांव के लोगों और हमारे समाजवादी साथियों, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि मैं नेशनल इक्वल पार्टी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का नेता हूं और मैं इस मंच से वचन देता हूं कि जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं माननीय अखिलेश यादव जी का साथ नहीं छोड़ने का काम करूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी असली समाजवादी है और समाजवादी पार्टी असली विकास की पार्टी है। इसलिए मैं नेशनल इक्वल पार्टी के तरफ से सभी लोगों को सम्मानित करते हुए आभार प्रकट करते हुए, कार्यक्रम माननीय जी का बहुत लंबा है, माननीय जी को बहुत कार्यक्रम करना है, मैं बात को आगे न बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि 22 तारीख को 22 तारीख को मैनपुरी में माननीय जी का स्मारक का उद्घाटन हुआ है। कितने लोग चाहते हैं कि आज की धरती पर माननीय नेताजी का मूर्ति लगे? जरा हाथ उठाकर बताइए। आयल वासियों और काशी वासियों, नेताजी का मूर्ति लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दोनों हाथ उठाकर बताइए। और मूर्ति कहाँ लगेगा यह निर्णय समाजवादियों को करना है और माननीय अखिलेश भैया उस मूर्ति का अनावरण करेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो आज यह फैसला हो जाए कि माननीय जी की मूर्ति कहाँ लगेगी और उस मूर्ति को लगाने में किनका योगदान रहेगा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बनारस के सभी लोग उसमें माननीय नेताजी की मूर्ति लगाने में अपना योगदान हासिल करेंगे, अपना अपना पैसा लगाएंगे ना। तो आज मैं दो लोगों को इस मंच पर बुलाना चाहता हूं जो दोनों लोग माननीय नेताजी की मूर्ति लगवाने की अध्यक्षता करेंगे और दोनों लोग आपके बीच में घूमकर जगह और पैसे की व्यवस्था करके और वो काम करेंगे। बनारस जिले के कुशल जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्का जी को मैं इसका अध्यक्ष बनाता हूं और इनके सहयोग में राधा किशोर संजय यादव जी को आप लोगों के साथ जोड़ता हूं। ये दोनों लोग निर्णय करेंगे। मैं दोनों लोगों को सामने बुलाना चाहता हूं, राधा किशोर संजय यादव जी और सुजीत यादव लक्कर जी को, कि दोनों लोग आवे और आप लोग दोनों लोग हाथ उठाकर आशीर्वाद दे कि माननीय नेताजी की मूर्ति लगेगी और 6 महीना के अंदर मूर्ति लगनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए दोनों भाइयों को और दिनेश यादव जी और शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी के सहयोग में रहकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करेंगे, तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। स्वागत करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं अपने नेता का और सम्मानित मंच का। और अभी हमारे शिष्य सोलंकी ने गाया कि साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। हमारे बनारस के जिलाध्यक्ष महोदय बस साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। ईश्वर में आपको कहना होगा, आज जो परिस्थिति चल रही है आपको कहना होगा, मेरे साथ कहना होगा साइकिल जिंदाबाद। अरे भाई भाई को हटाओ, बस भाई
नेताजी के पास, लेकिन एक लाइन, कांग्रेस तो वह कांग्रेस नहीं, ये है मतलब के साथी। दंगल के आयोजक दिनेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक उत्कोच के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीनाथ यादव जी, समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक उत्कोच प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी, मंच पर उपस्थित जिनके दल का कार्यकर्ता मैं उद्घाटन करके आया हूं, नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री विजय लाल यादव जी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के हमारे बड़ी संख्या में नेता हैं, एमएलसी हैं, पूर्व एमएलसी हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव जी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यादव जी, महिला सभा की प्रदेश संगठन के और सभी नेता कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आने बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस बिहार दंगल के लिए दिनेश यादव जी और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे बिहार के ओम प्रकाश यादव जी और कई कलाकार जो विधा गायक हैं, जो लिखने वाले हैं, कवि, लेखक, मैं उनका भी स्वागत और बधाई देता हूं। ये विधा का कार्यक्रम बहुत दिनों
के बाद मुझे आने का मौका मिल रहा है। हमारे पुराने समाजवादी लोग जानते होंगे कि पहला विराह का कार्यक्रम मैंने मिर्जापुर में कार्यक्रम किया था। जो पुराने समाजवादी होंगे वो जानते होंगे, मैं नया नया राजनीति में आया था और मिर्जापुर में मुझे जाने का मौका मिला था। जब कार्यक्रम सभी खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक आपका बहुत विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। और मुझे याद है कि शाम से लेकर के रात भर विराह के कार्यक्रम में कई घंटों हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। हालांकि आज मैं नहीं सुन पा रहा हूं, आपके 2-3 ही साथियों ने गाया है, लेकिन मैं सभी गायकों को और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अपने पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी लखनऊ में ये शादियों का कार्यक्रम खत्म हो जाए, उसके बाद सबसे पहला समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे तमाम साथी शामिल होंगे। जहां मैं आज गायकों का कुछ ही लोगों का सुन पाया हूं, मेरी इच्छा थी कि कुछ लोगों को सर्टिफिकेट के साथ इनाम भी दे दूं, लेकिन जब लखनऊ में हम लोग मिलेंगे तो आपका कार्यक्रम सुनने को भी मिलेगा और साथ ही साथ हमें आपको सम्मान देने का भी मौका मिलेगा। मैं आपको लखनऊ में बहुत जल्दी बुलाने का काम करूंगा। ये विराह और दंगल दोनों नाम एक साथ ऐसे लग रहे हैं, ये लगता है कि हमारे पूर्वजों ने ही नाम बनाए होंगे दोनों। ये विराह और दंगल ये हमारे आपके परिवार के ही दोनों कार्यक्रम हैं। मुझे खुशी है कि जहां विराह और दंगल कई बार हम लोग मजाक में ये बात कहते थे कि पूरे देश में अगर कोई पहलवानों की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और जिन साथियों ने नेताजी के साथ काम किया है वो जानते होंगे कि नेताजी भी पहलवान रहे, और जब कभी भी वो सरकार में रहे या सरकार में नहीं रहे होंगे, तब भी चाहे वो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और चाहे दंगल के कार्यक्रम को पहलवानों को सम्मान देने के लिए, अगर देश में सबसे ज्यादा किसी ने पहलवानों का सम्मान किया तो वो नेताजी, जो हमारे आपके इस पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने हमें और आपको इस पार्टी को दिया। पहलवान इतने कभी सम्मानित नहीं हुए हैं, और जो लोग इतिहास जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि ये दंगल भी हमारा आपका खेल है, किसी और का खेल नहीं है। हमारा आपका ही है गाने का, किसी और का नहीं है। इस समाज में सदियों से चला रहा, जाने कब शुरू हुआ है। हमारे आपके जो सबसे पहले विराह गायक रहे, कभी कभी काशिका के नाम लेते थे, बिहारी लाल यादव जी का, हीरा लाल यादव जी का, वो लोग हैं जिन्होंने विराह गायन को हम तक पहुंचाने का काम किया है, इस पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया है। जब हम विराह गायकों को आज मिलने का काम कर रहे हैं, वही हमें आने वाले समय में ऐसे लोग जिन्होंने विराह गायन को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, समय आने पर उनको भी सम्मान देने का काम करेंगे। हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। जहां मैं अपने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप जी को सुन रहा था कि वो एक नेताजी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं। अभी उनके जन्मदिन के दिन मैंने उनके स्मारक का शिलान्यास किया है, और उसमें बहुत सारे आसपास के नेता भी रहे हैं। मैंने प्रदेश के नेताओं को जानबूझ कर दिया और उनके सहयोगी साथियों को नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि शिलान्यास सभी कर दें। जब वो बनकर के तैयार हो जाएगा तो मैं केवल
अपनी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि समाजवादी आंदोलन में जो जुड़े रहे उनको, और देश के बड़े नेता या तमाम बड़े लोग उनको भी बुला करके उस स्मारक पे कार्यक्रम करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए जहां हमारे साथी अभी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, अभी इंतजार करिए। इंतजार इसलिए करिए क्योंकि जब नेताजी का स्मारक बन जाए उसके बाद आप लोग प्रतिमा लगाना शुरू करेंगे। अभी ये काम हमें करने को, ये काम हम कर रहे हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि हमारा सहयोग करो, मदद करो, जिससे देश का सबसे अच्छा स्मारक नेताजी का बनकर तैयार है। तो ये आधी अधूरी नौकरियां रक्षा नहीं कर सकती। ये आधी अधूरी नौकरी जो 4 साल की दी जा रही है, इससे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा नहीं हो सकती है। अगर देश चाहता है कि उसकी सीमाएं सुरक्षित रहे, तो हमारे नौजवानों को भी फौज में भर्ती दे करके उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी। बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि जो लोग नारा लगाते थे घर घर वाला, हम अपने नौजवानों से कहेंगे कि घर घर वाला जो नारा उनका था, वो नारा अधूरा था, उससे नौजवान नहीं जुड़ रहे थे। जो नारा हम लोग समाजवादी लोग कहने जा रहे हैं वो आपका नारा है, क्योंकि आप खुद महसूस कर रहे हो गरीबी, बेरोजगारी, खुद महसूस कर रहा है हर गरीब परिवार। आज हर घर में बेरोजगार बैठा है, तो घर घर बेरोजगार और मांग रहा है रोजगार। जब तक ये नारा नहीं लगेगा कि घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार, तब तक सरकार के लोग सुनने वाले नहीं हैं। ये लोग जो देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं तिब्बत के सांसदों के डेलीगेशन से मिला हूं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में तिब्बत जो एक देश, उसके सांसद हम लोगों से मिले थे। उन्होंने अपनी बात रखी, कहा कि हमारे देश को चीन ने कब्जा कर लिया है, कोई हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे, महिलाएं, वहां रहने वाले लोग, उनकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी जो भाषा है, उनका जो पहनने का तरीका है, उन सब पे चीन पाबंदी लगा रहा है। और पाबंदियां लग रही हैं, उसमें आपको आवाज उठानी चाहिए, भारत के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि हम समाजवादी लोग आज से नहीं, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जिस समय देश की राजनीति में अपनी बात रखते थे, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई सबसे करीबी देश और मित्र देश तिब्बत का है तो वो भारत है। हम और आप समाजवादी लोग हमेशा उस पक्ष में रहे हैं। जो सिद्धांत हमें डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, उसी सिद्धांत पर नेताजी चले, उसी सिद्धांत पर हम लोग चल करके तिब्बत के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। और जब कभी भी हम लोगों को अपना पक्ष रखना पड़ेगा तो हम उनके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। हम लोग चीन जैसे देश से दूरी रखना चाहते हैं, क्योंकि न केवल वो हमारी सीमाएं कब्जा कर रहा है, बल्कि हमारा बाजार को भी कब्जा करता जा रहा है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, वो जानते होंगे कि हमारा मानसरोवर भी हमारे पास नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लद्दाख वाला मामला उठा था, अभी तक सरकार साफ नहीं है कि कितनी जमीन उन्होंने कब्जा की है। इससे पहले भी जो सरकारें थी, उन्होंने भी चीन से धोखा खाया और लाखों लाख किलोमीटर की सड़क से लेकर के जमीन चीन जैसे देश ने कब्जा कर ली है। इसलिए आने वाले समय में अगर कोई हमारे भारत को सुरक्षित रख सकता है, सीमाओं को सुरक्षित बना सकता है, तो वो हमारी फौजी है। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था नई सुरक्षा दे सकती है। पक्की सुरक्षा तभी मिलेगी जब अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म होकर के हमारे नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। इन बीजेपी वालों ने
इन बीजेपी वालों ने भारत माता की जय बोल बोल करके अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। इनका भाषण कभी खत्म नहीं होता, न शुरू होता है। इन बीजेपी के लोगों का जब भी भाषण शुरू होता है, भारत माता की जय बोलते हैं। और बताओ अग्निवीर जैसी व्यवस्था कैसी है? आधी अधूरी। अभी शहीद हुआ था पहला नौजवान, बहुत कम उम्र का, 20 साल से भी छोटा था। उसे कोई सम्मान नहीं दिया गया। वो शहीद हुआ, पंजाब का वो 18 साल का नौजवान, वो शहीद हो गया, कोई सम्मान नहीं दिया उसे। न शहीद का दर्जा मिला और न शहीद की जो सुविधाएं मिलती हैं वो दी गई। इसलिए हम जहां समाजवादी लोग और नेताजी ने जहां पर शहीदों को सम्मान देने का काम किया था, वही उसी तरह की व्यवस्था को लाने का काम और लागू कैसे हो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। आप नौजवानों हम लोग का साथ देना, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में कामयाब होंगे। जहां हम लोग बिहार गायकों को बधाई दे रहे हैं, वहीं हमने अभी सदन चलते हुए देखा है, जब हम लोग अपनी समस्या की बात कहते हैं कि हमारे किसानों की कई बार फसल चौपट हो रही है, कई बार सड़कों पर जानवर आ जाते हैं, उससे एक्सीडेंट होकर के जान जा रही है। और इधर हालात उत्तर प्रदेश के ऐसे हो गए हैं, कई शहरों में ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पे सांड दिखाई दे रहे हैं। जब हम लोग इस समस्या की बात करते हैं तो हमारे सरकार के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि ये नंदी है, हमें कोई शिकायत नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर आप नंदी मान रहे हो उसको, तो कम से कम उसके रख रखाव के लिए, गौ सेवाओं के लिए, गौशाला की सेवाओं में के लिए आपके 100 करोड़ 200 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। हमारे प्रधान भी जानते होंगे और जो लोग गांव में गौशाला चला रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि ना खाने को मिल रहा, ना दाना मिल रहा जानवर को। बस ऐसे ही हमारी सेवा चल रही है। इसलिए अगर सरकार अपने सबसे प्रिय जानवर को किसी धार्मिक रूप से जोड़ना चाहती है तो कम से कम, और अब तो फिर आ गया आपके लिए फ्री राशन आ गया आपके लिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब तक वो सरकार में रहेंगे फ्री राशन देंगे आपको। आप लोगों को तो याद होगा जब चुनाव था अभी, तो आपको रिफाइंड तेल भी मिल रहा था, नमक भी मिल रहा था, चना भी मिल रहा था। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वोट ले लिया, तो बताओ और क्या मिल रहा है राशन में आपको। और जैसे ही चुनाव आएगा तो फिर मिल जाएगा रिफाइंड और घी आपको, फिर नमक की कसम दिलाई जाएगी। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? मैंने सुना है कि बनारस में सबसे ज्यादा शौचालय बनाए हैं सरकार ने। जहां इन्होंने जाने कितनों के नाम बदले, शौचालय का भी नाम बदल दिया। नाम बदल दिया कि नहीं बदल दिया उन्होंने? और हमारे मुख्यमंत्री जो लखनऊ वाले हैं वो तो कमाल के हैं। उनका गणित कभी सुना आपने? एक बार बोले कि 46 में 56 भर्ती हो गए। सदन में बोला कि 46 में 56 भर्ती हो गए। हमने उनसे कहा कि सूची दे जो 46 में 56 हुए हैं। अभी तक सूची नहीं दे पाए हैं। 46 में 56 लोगों की। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई तभी कामयाब होंगे हम लोग
जब जाति जनगणना होगी, बिना जाति जनगणना के हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये सवाल केवल 40 में 56 भर्ती का नहीं है। ये लोग कई बार ये कहते हैं कि समाजवादी लोग जाति के आधार पे जातिवादी लोग हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, अभी मैंने पत्रकार साथियों के सामने भी कहा कि जब मंडल कमीशन बना था उस समय बहुत सारी चीजों को विचार में लाने का काम हुआ था और ये जानकारी हुई उस समय, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोगों ने जब राय और मशवरा की दिया तो उस समय यही तय हुआ कि हमारा जो आरक्षण होगा वो जाति के हिसाब से होगा, क्योंकि जाति के हिसाब से हम गरीब हैं। ये प्रस्तावना मंडल कमीशन की है। अगर हमारे दलित भाइयों को आरक्षण बाबा साहब ने दिया है तो ये जो हमारे पिछड़े भाइयों को आरक्षण मिला वो नेताजी और उस समय की जो सरकार थी उसकी वजह से मिला, कोई दूसरी वजह नहीं है। और दूसरा, जिस तरह की व्यवस्था अब लागू हो गई है उसमें सबसे ज्यादा घाटा हमारा और आपका हुआ है। ये धोखा देकर के सब नौकरियां छीनना चाहते हैं, इसलिए अब जरूरी बनती है बात को, क्योंकि ये कभी कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाते हैं। आज हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि जाति गणना हो, जो गांव में रह रहे लोग वो सब चाहते हैं जाति गणना हो, जो आबादी गरीब है पिछड़ी रह गई वो सब चाहती है। और अभी देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि ये जो आरक्षण व्यवस्था है ये हमारे पिछड़े लोगों को और जो गरीब लोग हैं उनके लिए उम्मीद है, उनके लिए एक आस नजर आती है। इसलिए आरक्षण जरूरी है, आरक्षण से हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए आने वाले समय में अगर जाति गणना करा करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने के लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 46 में 56 की सूची अभी तक नहीं दे पाए हैं, और अभी योगा दिवस पर अभी जो योगा दिवस मनाया गया था, योग दिवस, उस दिन भी आपने उनका योग करते हुए देख लिया होगा वीडियो। अब आप कल्पना करिए, अभी आप कल्पना करिए कि ये लोग कहते कि हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। जो सुबह 4 बजे उठेगा वो बताओ ऐसा योगा करेगा क्या कोई? और हमने या आपने या किसी ने तो नहीं कहा था एक टांग पे खड़े हो जाना। अगर आपको योग ही करना था तो कम से कम अनुलोम विलोम कर लेते तो आप पकड़े नहीं जाते। तो बताओ, योग किया पूरा देश और दुनिया जान गया। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और सावधान इसलिए भी रहना कि ये अंग्रेजी में बोल करके हमें आपको गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है, ये कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस है। बताओ किसी को समझ में आया कि नहीं आया? हमारे मुखर्जी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। ये जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं है, ये जीरो टॉलरेंस है बीजेपी के नेताओं के लिए। जब बीजेपी के नेता कुछ भी कर सकते हैं, और एक दो घटनाएं नहीं हैं, एक दो घटनाएं नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी घटनाएं हैं, और बनारस में न जाने कितनी घटनाएं हैं जहां पुलिस पर उंगली उठती है। एक दो घटनाएं नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं हैं। और सबसे ज्यादा गरीब दुखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपमानित कोई महसूस कर रहा है तो हमारा किसान और गरीब, और सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर कहीं लग रहे हैं तो हमारे गांव में रहने वाले लोगों को लग रहे हैं। ये जो 100 नंबर व्यवस्था दी थी, बताओ ये है कि नहीं है?
फिल्मों में या अखबारों में पढ़ते ये थे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस चोर को पकड़ रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कानपुर में पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा। इसका काम है क्या चांदी चोरी का? अभी कुछ दिन पहले अखबार उठा करके देख लेना, गोरखपुर में कई किलो गांजा लेकर के एक पुलिस का अधिकारी पकड़ा गया। सवाल ये नहीं है कि पुलिस पकड़ी गई उसे गांजा ले जाते हुए, सवाल ये है कि वो गांजा जा कहां रहा था। इसलिए आपको इससे सावधान रहना है। ये हमारे बनारस आसपास के लोगों, बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हम लोग बिहार के, चंदौली और इधर बिल्कुल पास आ गए। बहुत अन्याय देखा है पुलिस का हमने और आपने, और एक आध घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं जहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को ये अपमानित होना पड़ा है। कई ऐसे गरीब जो दूसरों की सहयोग और मदद करने गए, उन्हें भी जान उनकी चली गई, जान खूनी पड़ गई। आपको पता होगा बनारस में ही क्रिकेट को लेकर के झगड़ा हुआ था और ये बीजेपी और अधिकारियों के इशारे पर उस सौरभ नौजवान की जान लेने का काम किया गया था। ये एक घटना नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में आप घटनाएं निकालोगे, न जाने कितनी घटनाएं निकल रही हैं। इसलिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, इन्हें हम लोग चुनाव में हराएं, और चुनाव में हराने के लिए हम सबको एक साथ होकर के और सब लोगों का साथ लेकर के ही कामयाब होना पड़ेगा। ये बीजेपी के लोग कुछ भी झूठ फैला सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं, कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देता हूं, बिना गायकों को भी धन्यवाद देता हूं, अपने नौजवानों को भी, माताओं बहनों को भी, और सभी अपने बुजुर्गों का कि जिन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। वहीं जो हमारे नेता मंच में बैठे उनका धन्यवाद, जो ये बहुत सारे साथी कुछ न कुछ लेकर के आए हैं। महाराजा सुरेंद्र जी के आए, हम लेने गए और साथी आए, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। मैंने एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक बहुत से साथियों को स्वागत करके माला लिए देखा है। आज समय नहीं था इसलिए नहीं मैं रुक पाया, लेकिन हम सभी अपने कार्यकर्ता नेताओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो संघर्ष होने जा रहा है उसमें आप लोग साहित्य की मदद करेंगे, उन्हें वोट दे करके पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आइए।